मंदा ने दोनों हाथों से उसके लेख को ढक कर कहा, जरूरत नहीं है भाई, मत पढ़ो, कहती हुई मानो आंसू रोककर वहां से अन्यत्र चली गई। चारू निमंत्रण में गई थी। मंदा अपने कमरे में बैठकर बाल की रस्सी तैयार कर रही थी। भाभी कहकर अमल ने कमरे में प्रवेश किया। मंदा को ये भली भांति मालूम था कि चारुलता के निमंत्रण में जाने का समाचार अमल को अविदित नहीं है। उसने हंसकर कहा, वहाँ अमल बाबू किसकी खोज में आकर किसको देख लिया, ऐसा ही तुम्हारा भाग्य है। अमल ने कहा, हाँ, बाई तरफ का पुआल जिस तरह का है, दाहिनी ओर का भी ठीक उसी तरह का है। गधे के लिए तो दोनों ही समान आदर की चीजें हैं। ये कहकर वहीं बैठ गया। अमल, मंदा भाभी, तुम अपने गांव की कोई प्रचलित कहानी सुनाओ तो। लेख का विषय संग्रह करने के लिए अमल सबकी सभी बातें बड़े चाव से सुना करता था, इसलिए वह अब पहले की तरह उसकी एकदम उपेक्षा नहीं करता। मंदा का मनस्तत्व, मंदा का इतिहास अब उसके लिए उत्सुकता का विषय हो गया है। उसका जन्मस्थान कहाँ है, उसका गांव कैसा है, बचपन में समय कैसे कटता था, कब विवाह हुआ, आदि सभी बातें वह खोद कर पूछने लगा। मंदा के छोटे से जीवन चरित्र के संबंध में किसी ने आज तक इतनी उत्सुकता नहीं दिखलाई थी। मंदा आनंद के साथ अपनी सभी बातें बतलाने लगी। बीच बीच में कहती, अरे मैं क्या कह गई, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं। अमल ने उत्साह बढ़ाकर कहा, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं जाओ। मंदा के पिता का एक काना गुमाश्ता था। वह अपने दूसरे विवाह की स्त्री से झगड़कर कभी कभी अभिमान में पड़कर अनशन कर देता। अंत में भूख की ज्वाला में मंदा के घर किसी तरह चुपचाप भोजन करने के लिए आता था और देवयोग से एक दिन कैसे उसकी स्त्री ने उसे पकड़ लिया था। ये कहानी जब चल रही थी और ध्यानपूर्वक सुनते सुनते जब अमल सौतुक हंस रहा था, ऐसे ही समय में चारुलता ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। कहानी सूत्र भिन्न हो गया। उसके आगमन से हठात एक जमी हुई सभा भंग हो गई। चारुलता ने ये साफ तौर से समझ लिया। अमल ने पूछा, भाभी इतनी जल्दी ही लौट कर आ गई, क्या बात है? चारुलता ने कहा, यही तो देखती हूँ, बहुत जल्द ही लौट आई हूँ, कहकर चली जाने के लिए तैयार हो गई। अमल ने कहा, तुमने अच्छा ही किया, तुमने मेरी रक्षा की। मैं सोच रहा था न मालूम कब लौटोगी। मनमय दत्त की संध्या की चिड़िया नामक नई पुस्तक तुम्हें पढ़कर सुनाने के लिए लाया हूँ। चारुलता, अभी रहने दो, मुझे और काम करना है। अमल, काम है तो मुझे हुक्म दो, मैं कर देता हूँ। चारुलता को मालूम था कि अमल आज पुस्तक खरीदकर उसे सुनाने के लिए आएगा। वह अमल के मन में द्वेष पैदा करने के लिए मनमत की लेखन शैली की प्रशंसा करेगी और अमल उस पुस्तक को बिगाड़ कर पढ़ता हुआ उपहास करता रहेगा। इन सब बातों को सोचकर ही वह धैर्यवश निमंत्रण देने वालों के सभी अनुनय विनय ठुकरा कर तबीयत ठीक न रहने का बहाना करके चली आई है। अब वह बार बार सोच रही है, वहाँ अच्छी तरह थी, चले आना अनुचित हुआ। मंदा भी तो कम बेहाया नहीं है। अकेली अमल साथ एक कमरे में बैठकर दांत निकालकर हंस रही है। लोग देखकर क्या सोचेंगे, परंतु इस बात को लेकर मंदा की भर्त्सना करना चारू के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि यदि मंदा उसी का उदाहरण देकर जवाब दे दे तो, किंतु वह कुछ और है और यह कुछ और। वह अमल को रचना में उत्साहित करती है, अमल के साथ साहित्यालोचना करती है, किंतु मंदा का तो वह उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं है। मंदा अवश्य ही सरल युवक को मुग्ध करने के लिए जाल फैला रही है। इस मयकर विपत्ति से अमल की रक्षा करना उसका ही कर्तव्य है। अमल को इस मायाविनी की नीयत कैसे बतला दी जाए या समझा दी जाए। बतलाने पर उसके प्रलोभन की निवृत्ति न होकर यदि उल्टा हो जाए। बेचारा भैया, वे अपने मालिक का अखबार लेकर दिन रात मेहनत करके मर रहे हैं और मंदाकिनी कोने में बैठकर अमल को फुसलाने का आयोजन कर रही है। भैया तो एकदम निश्चिंत हैं। मंदा पर उनका अगाध विश्वास है। इन सब बातों को अपनी ही आंखों से देखकर चारुलता क्या में निश्चिंत रह सकेगी? ये तो भारी अन्याय होगा। किंतु पहले अमल बहुत अच्छा था। जिस दिन से लिखना शुरू करके उसने नाम कमाया है, उसी दिन से सभी अनर्थ दिखाई पड़ने लगे हैं। चारुलता ही तो उसकी लेखन कला की जड़ है। अशुभ क्षण में ही उसने अमल को साहित्य रचना में उत्साह दिया था। अब क्या अमल पर उसका पहले की तरह जोर चलेगा? अब अमल ने 5 आदमियों के अंदर का स्वाद पा लिया है, अतः एक को छोड़ देने से भी उसका कुछ होता जाता नहीं। चारुलता ने साफ तौर से समझ लिया कि उसके हाथ से छूटकर अन्य के हाथ में पड़ने से अमल पर भारी विपत्ति आ पड़ी है। चारू को अमल अब ठीक अपनी बराबरी में नहीं समझता। चारू की बुद्धि सीमा को वह पार कर गया है।
वो अब लेखक है और चारू है पाठक। इसका प्रतिकार करना ही होगा। वह सरल अमल, मायाविनी मंदा, बेचारा भैया। उस दिन आषाढ़ के नए नए बादलों से आकाश आच्छादित था। कमरे में अंधकार फैल जाने के कारण चारुलता अपनी खुली खिड़की के पास एकदम झुककर कुछ लिख रही थी। अमल कब बगैर पैर की आहट के ही उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, ये वह बिल्कुल ही न जान सकी। बादल के स्निग्ध प्रकाश में चारुलता लिखने लगी और अमल पढ़ने लगा। पास ही अमल के 2-4 छपे हुए लेख खुले हुए हैं। चारुलता के लिए वे ही सब रचनाओं में एकमात्र आदर्श हैं। तुम कहा करती थी कि लिखना नहीं जानती। हठात अमल की आवाज सुनकर चारुलता एकदम आश्चर्य में पड़ गई और उठकर शीघ्रता से खाता छिपा दिया। कहा, ये तो तुम्हारा भारी अन्याय है। अमल, क्या अन्याय किया है? चारू छिपकर क्यों देख रहे थे? अमल, प्रकट देख लेने पर कुछ बोलना पड़ता। चारुलता अपना लिखा हुआ फाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हो गई। अमल ने झटपट उसके हाथ से खाता छीन लिया। चारुलता ने कहा, यदि तुम पढ़ लोगी तो जन्म भर के लिए तुमसे बिगाड़ हो जाएगी। अमल, यदि पढ़ने के लिए मना करोगी तो तुम्हारे साथ जीवन भर के लिए बिगाड़। चारुलता, मेरे सिर की शपथ है, तुम्हें पढ़ो मत। अंत में चारुलता को ही हार मान लेनी पड़ी, क्योंकि अमन को अपना लेख दिखाने के लिए उसका मन छटपटा रहा था। फिर भी दिखलाते समय उसे इतनी लज्जा मालूम होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अमल जब बहुत ही अनुनय करके पढ़ने लगा तब लज्जा से चारुलता के हाथ पैर बर्फ की भांति ठंडे पड़ गए। मैं पान लेकर आ रही हूँ, कहकर जल्दी जल्दी पास के कमरे में पान लगाने के बहाने चली गई। अमल ने पढ़ना समाप्त करके चारुलता से जाकर कहा, बहुत अच्छा लिखा है। चारुलता ने कत्था पान में देना भूलकर कहा, जाओ, अब हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं। दो, मेरा खाता दे दो। अमल ने कहा, खाता अभी नहीं दूंगा, लेख नकल करके समाचार पत्र में छपने के लिए भेजूंगा। चारुलता, हाँ, समाचार पत्र में भेज दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। चारुलता भारी गड़बड़ी करने की। अमल ने भी किसी तरह नहीं छोड़ा। जब उसने बार बार शपथ खाकर कहा कि यह समाचार पत्र में देने योग्य हुआ है, तब चारुलता ने मानो अत्यंत हताश होकर कहा, तुम्हारे साथ होड़ करने की मुझ में शक्ति नहीं है। जो जिद पकड़ लोगे उसे छोड़ोगे ही नहीं। अमल ने कहा, भैया को एक बार दिखलाना होगा। ये सुनकर चारुलता पान लगाना छोड़कर आसन से बहुत तेजी से उठी और खाता छीन लेने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, उनको न सुना सकोगे। उनसे यदि मेरे लेख की बात बतलाओगे तो मैं फिर एक अक्षर भी न लिखूंगी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।